अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस कायनात और हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक देखा था सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और इसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये नॉन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा 2 हमारे नॉन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन, जो हमने आज कवर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे साइटोप्लाज्म को कि साइटोप्लाज्म है क्या। हमने इस टॉपिक में देखना है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस, साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस लिक्विड है या आप कह सकते हैं फ्लूइड है। आपको नाम से ही शो हो रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो अगर आप साइटोप्लाज्म का मीनिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मीनिंग है सेल फ्लूइड, इसका मीनिंग है। जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये जो फ्लूइड है ये किस तरह का होता है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये सेमी विस्कस है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। तो सेमी विस्कस का मतलब है कि ये गाढ़ा तो है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है कि वो मूव ही ना कर सके। ये सेल के अंदर मूव कर सकता है, ये कम गाढ़ा लिक्विड है। एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, और ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हम ऐसी चीज़ हो जाते हैं जिसके हम आर पार देख सकें। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म को ग्लास में डालें और इसको देखने की कोशिश, इसके आर पार देखने की कोशिश करें तो हमें कम्प्लीटली नज़र नहीं आएगा, धुंधला सा नज़र आएगा, ठीक है। सो सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है धुंधला नज़र आना। ये सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी विस्कस लिक्विड है, लिक्विड सब्सटेंस है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या आप कह सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो डॉट है ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का, ये हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर एक आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जो लिक्विड मटेरियल आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये ग्रे कलर का है और ये लिक्विड मटेरियल क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो ग्रे कलर का लिक्विड मटेरियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान, इस लिक्विड मटेरियल को हम बोलते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। सो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन में हमने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं कि ये सेमी विस्कस है, सेमी ट्रांसपेरेंट है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान। कंपोजिशन देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है। साइटोप्लाज्म में जो मेन मटेरियल है वो होता है वाटर, ठीक है। वाटर मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। और इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली या पार्शली डिज़ोल्व हैं। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में से कुछ जो मटेरियल्स हैं वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो किसी हद तक डिज़ोल्व होते हैं और किसी हद तक डिज़ोल्व नहीं होते, और उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि ये पार्शली डिज़ोल्व है, ठीक है। सो कंपोजिशन में हमने क्या देखा कि साइटोप्लाज्म में वाटर है मेन कंपोनेंट और वाटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली या पार्शली डिज़ोल्व हैं। जैसे आपको पता है जो सॉल्ट होते हैं वो पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जबकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड है, ये पानी में इजीली डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सो ये पार्शली डिज़ोल्व होंगे। अच्छा जी, अब हमने फंक्शन देखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फंक्शन है। साइटोप्लाज्म क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है स्पेस, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे अगर हम पिछली स्लाइड को देखें तो आपने देखा है इस सेल में, जो सेल आपको नज़र आ रहा है, इस सेल में आपने देखा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं,
आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कहाँ मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है ना। तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? ये इसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गेनेल्स को स्पेस दे रहा है, और ये स्पेस दे के उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम इसका फंक्शन देखते हैं। साइटोप्लाज्म स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑर्गेनेल्स हैं अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये ऐसा साइट एक्ट करता है वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस की। बहुत से बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस तो हम बहुत से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं होते। जब हम बायो वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहे हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, नाम से शो हो रहा है कि किसकी ब्रेक डाउन होगी? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, ठीक है। सो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होते हैं और हमें एनर्जी मुहैया होती है, ठीक है। ये हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी हमें जब प्रोवाइड होती है तो हम बहुत से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। हमें ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस अपनी बॉडी के परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें हासिल कहाँ से होती है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के बाद, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है। सो हमें नज़र आ रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है साइटोस्केलेटन। साइटो का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है। साइटो का मीनिंग है सेल, और स्केलेटन इसका मीनिंग हम सबको पता है ढांचा। तो साइटोस्केलेटन का मीनिंग क्या हुआ? सेल का ढांचा, ठीक है। सो हम सेल को अपनी शेप बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो साइटोस्केलेटन है वो सेल के ढांचे को बरकरार रखने में मदद देता है। साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन इज़ द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल का और माइक्रोफिलामेंट का। इसमें टू थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एक है माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। दो चीज़ों से मिलके बनता है साइटोस्केलेटन। अब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, नेम से शो हो रहा है कि जो फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये धागा नुमा साख्तें होंगी और माइक्रोट्यूब्यूल ये ट्यूब नुमा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइटोस्केलेटन का फिगर में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल ये ट्यूब की तरह की साख्त है, और जो माइक्रोफिलामेंट है ये धागा नुमा साख्तें हैं, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये माइक्रोफिलामेंट है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट को अगर आप ठीक तरह से याद कर लें तो आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल पहले देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल, आपने ट्यूब्यूल से याद रखना है, ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलके बनता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बनता है। और माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल्स यूज़ करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए,
ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है कि ये सेल की शेप को बरकरार रखने में हेल्प देता है। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये मेजर कंपोनेंट है सीलिया का और फ्लैजेला का। फ्लैजेला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, एक फिलामेंट की तरह एक धागा नुमा साख्त होती है जो कि ऑर्गेनिज़म के एक एंड पे मौजूद होती है और उसको मूवमेंट में हेल्प देती है, मूव करने में हेल्प देती है। और सीलिया फ्लैजेला खुद मूव करता है, ठीक है, जिगजैग मूवमेंट होती है और इसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको भी हरकत करने में हेल्प देता है। और उसके बाद सीलिया पैरामीशियम माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द सीलिया मौजूद होते हैं और ये सीलिया पैरामीशियम को भी मूवमेंट में हेल्प देते हैं। और इसके अलावा इसके भी डिफरेंट रोल्स हैं और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो सांस की नाली है उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि डस्ट है, डर्ट है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है सांस की नाली के थ्रू लंग्स में जाने की कोशिश करता है तो सीलिया अपनी मूवमेंट के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। हमें छींक आती है और जो डिफरेंट फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ किस वजह से होता है, ये सीलिया की वजह से होता है। और सीलिया और फ्लैजेला किससे मिलकर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। अल्फ़ा ट्यूब्यूलन और बीटा ट्यूब्यूलन मिल के एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले अल्फ़ा ट्यूब्यूल आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, उसके बाद बीटा ट्यूब्यूल है ऑरेंज कलर में और ये सारे मिलके एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आर थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये माइक्रोट्यूब्यूल से थिन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल थिक होते हैं, ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट्स थिन होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया कि माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो थिक हैं और माइक्रोफिलामेंट थिन है। और ये किस चीज़ से बनता है, ये एक्टिन प्रोटीन से बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना था और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बनता है। ये भी दूसरा डिफरेंस हो गया। अच्छा जी, अब माइक्रोफिलामेंट का रोल क्या है, दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। माइक्रोफिलामेंट सेल्स को हेल्प करते हैं अपनी शेप को चेंज करने में। अब ये एक और डिफरेंस है, माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स को अपनी शेप होल्ड करने में हेल्प दे रहे थे, जबकि जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये शेप चेंज करने में हेल्प दे रहे हैं। तो जो सेल्स ने अपनी शेप चेंज करनी होती है ये मोस्टली सेल डिवीजन के दौरान होता है कि सेल जब एक सेल ने 2 सेल में डिवाइड होना होता है तो सेल जो दरमियान में से पिंच कर जाता है तो ये उस वक्त सेल को अपनी शेप चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है। तो माइक्रोफिलामेंट इसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। ये आपको फिगर में माइक्रोफिलामेंट एक फिलामेंट नज़र आ रहा है जो कि ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन से जो ग्लोबुलर एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे एक फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज्ड हैं और एक फिलामेंटियस एक्टिन बन जाता है जिसको हम माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने इस लेक्चर में साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। साइटोस्केलेटन में हमने साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन देखी कि नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट का, माइक्रोट्यूब्यूल का। और उसके बाद हमने माइक्रोट्यूब्यूल को देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है और ये सेल्स को अपनी शेप होल्ड करने में हेल्प देता है और ये कंपोनेंट है सीलिया और फ्लैजेला का। और माइक्रोफिलामेंट जो है ये थिनर हैं और ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं और ये सेल्स को अपनी शेप चेंज करने में हेल्प देते हैं। और उसके बाद हमने माइक्रोफिलामेंट की फिगर देखी और हमने देखा कि ग्लोबुलर एक्टिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच होते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट बना देते हैं। और उसके बाद हमने माइक्रोट्यूब्यूल में क्या देखा था, अल्फ़ा ट्यूब्यूलन बीटा ट्यूब्यूलन जो प्रोटीन है ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।